अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल हलाल जुर्रत। आपके चेहरे पर ये जो निशानात हैं ये किस चीज की वजह से हैं? कंपेयर अब इस आदमी से पूछ रहा था। करीम बख्श ने बेख्तियार अपनी नाक को छुआ। बर्फ से जल गया था मैं। फ्रास्ट बाइट मैंने जेरे लब दोहराया। 2 दिन पहले मैं इसका शिकार हुआ था जब मैं औंधे मुंह बर्फ पर गिरा था, और मैं खुशकिस्मत था, मेरे हाथ और पैरों की सिर्फ तमाम उंगलियां ही काटनी पड़ी, जबकि बाकी बहुत से साथियों की टांगें और बाजू भी काटने पड़े। करीम बख्श ने 10 उंगलियों से महरूम अपने दोनों हाथों को अपने सामने फैलाते हुए कहा, अब खत्म भी करें ये इंटरव्यू? पता नहीं इब्रारुल हक को कब बुलाएंगे। मैं इसके गाने सुनने के लिए आया हूँ और ये इसे बुला ही नहीं रहे हैं। हाल की एक नशिस्त पर बैठे हुए एक टीनएजर ने अपने दोस्त से बेजारी के साथ कहा था, मैं खुद शाहिदा मुन्नी के इंतजार में बैठा हुआ हूँ, पहले गाना गवाना चाहिए था इससे। इसके एक दोस्त ने कहा, बहुत बोर फंक्शन है, मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ ना आता। पहले टीनएजर ने कहा था। बहुत से साथियों की तो लाशें भी वापस नहीं ला सके, वो मिल ही नहीं सकी। करीम बख्श कह रहा था, मुझे इन 6 लाशों का ख्याल आया जो इस वक्त बर्फ की दबीज तह में दब चुकी होंगी। इनमें से भी शायद ही किसी को वापस भेजा जा सके। ये वाकई बर्फ का कब्रिस्तान है। मैंने एक जुर्जरी सी ली। रेडियो से अब करीम बख्श की आवाज के बैकग्राउंड में भी दबी दबी आवाजें उभरना शुरू हो चुकी थी। वो माइक्रोफोन जो हाल में तालियों की आवाज को कैप्चर करने के लिए नस्ब किए गए थे, वो हाल में मौजूद हाजरीन की सरगोशियों को भी ट्रांसमिट कर रहे थे। अच्छा करीम बख्श साहिब, आपको कभी अफसोस हुआ अपनी उंगलियों के जाया होने पर? कंपेयर ने करीम बख्श से पूछा था। नहीं, कभी नहीं। मैंने ये कौम के लिए कुर्बान की थी, कौम के मुस्तकबिल के लिए, कल आने वाले बच्चों के लिए। अफसोस क्यों होता मुझे? हाल में इस गुफ्तगू के दौरान पहली बार तालियां गूंजी। करीम बख्श ने एक गहरा सांस लिया था। इसने कंपेयर को सांस और जिल्द की इन बीमारियों के बारे में नहीं बताया था जिनका शिकार वो पिछले 16 साल से चला आ रहा था। फौज से इसकी जल्द रिटायरमेंट की वजह भी यही थी, मगर इसने कभी अपनी बीमारियों का जिम्मेदार फौज और सियाचिन को नहीं गर्दाना था। मैं नहीं जाता तो कोई और चला जाता, मगर किसी ना किसी को तो वहां जाना ही था, और जो भी जाता इसके साथ यही होता। फिर मैं क्या कहूं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने और मेरे साथियों ने तो इन लोगों के लिए वहां बुनियादें फराहम की थी जो आज वहां मौजूद हैं। बुनियाद का पत्थर बने थे हम पर कितना बोझ पड़ा, क्या मायने रखता है इस एहसास के सामने कि हमने जो कुछ भी किया है अपनी कौम के लिए किया है। करीम बख्श ने सितारा जुर्रत को छूते हुए सोचा था। करीम बख्श साहिब, आप नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कंपेयर अब करीम बख्श से पूछ रहा था। मैं बैकग्राउंड में उभरने वाली सरगोशियां सुन रहा था। नाराजगी की एक लहर सी मैंने अपने अंदर उठती महसूस की। क्या हाल में बैठे हुए इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये कौमी हीरो की चंद मिनटों पर मुश्तमिल गुफ्तगू खामोशी के साथ सुन सके? वो कौमी हीरो जो सियाचिन को पागल कर देने वाली खामोशी और तन्हाई का सामना सिर्फ इन लोगों के लिए करता है। वो कौमी हीरो जो सियाचिन की पागल कर देने वाली खामोशी और तन्हाई का सामना सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए करता है। मेरा पैगाम ये है, वो एक बार फिर रुक सा गया था। हाल में एक बार फिर सरगोशियां उभरी। मैं हमतन गोश इस शख्स की बात सुनने के लिए बैठा था, और मुझे उभरने वाली इन आवाजों पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से मेरे लिए करीम बख्श की बात सुनना मुश्किल हो रहा था। देखिए, करीम बख्श ने गला साफ किया, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। इसने अटकते हुए बात शुरू की। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, मगर कुछ हालात की वजह से मैं ज्यादा नहीं पढ़ सका। वो रुका। कंपेयर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखने के लिए जद्दोजहद की। खातून कंपेयर ने अपने तराशीदा खुले बालों में एक बार हाथ फेरा। दोनों को यूं महसूस हो रहा था जैसे करीम बख्श जवाब देते हुए ट्रैक से उतर गया था, और अब दोनों एक दूसरे को इस तरह देखते हुए तय कर रहे थे कि मुदाखलत कौन करेगा। सारी उम्र मुझे इसका बड़ा अफसोस रहा, मगर अब मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ जो ज्यादा नहीं पढ़ा। शायद ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से मैं इस मुल्क और कौम से अंधी मोहब्बत करता हूँ। ज्यादा पढ़ लिख जाता तो आज यहाँ बैठकर मुल्क में कीड़े निकाल रहा होता। मेरी आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी थी। मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ। चंद मरबा जमीन मिली थी मुझे, जिस पर मैं अपने बेटों के साथ काश्तकारी करता हूँ। मर्द कंपेयर के कान में उड़से हुए नन्हे से हेडफोन में प्रोग्राम प्रोड्यूसर की आवाज गूंजी। 1 मिनट के बाद बात काट देना और इस बार इंटरव्यू को वाइंड अप कर देना। नेक्स्ट एंट्री। आवाज बंद हो गई थी।
मगर मैं फिर भी मुतमिन हूँ, वतन के लिए कुछ कुर्बान कर देने से वतन का कर्ज नहीं उतरता। मुझे अगर अफसोस है तो सिर्फ यही कि मैं गाजी बना, शहीद नहीं। और मुझे अगर फख्र है तो सिर्फ इस बात पर कि मैंने वतन से नमक हरामी नहीं की। मेरी नौजवान नस्ल से यही दरख्वास्त है कि इस मुल्क की कदर कीजिए। करीम बख्श अब खामोश हो गया था। आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, हम यकीनन इस मुल्क की कदर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंपेयर ने कदरे जल्दबाजी के अंदाज में इंटरव्यू का एख्तिताम करते हुए कहा था। मैं रेडियो से गूंजने वाली इन तालियों की हल्की सी आवाज को सुन रहा था जो करीम बख्श के जाने पर बजाई जा रही थी। दाएं हाथ से मैंने अपनी आंखों में उतरने वाली नमी को साफ किया। शायद आज से 10-15 साल बाद मैं भी ऐसे ही किसी प्रोग्राम में यही सारी बातें दोहरा रहा हूँगा, वतन से मोहब्बत की, नमक हलाली की, और शायद यहाँ कोई इसी तरह रेडियो पर बैठा सब सुन रहा होगा। जी जफर, अब प्रोग्राम में आगे क्या करना है? खातून कंपेयर मर्द कंपेयर से पूछ रही थी। ये तो हाजरीन से पूछना चाहिए, मर्द कंपेयर ने कहा। इनसे ही पूछ लेते हैं, अगले मेहमान को बुलाया जाए या फिर किसी सिंगर को। कंपेयर अब हाजरीन से पूछ रहा था। नो इंटरव्यू, नो गेस्ट, सिंगर सिंगर सिंगर। रेडियो से गूंजने वाली आवाजें बहुत नुमायां थी। एक लम्हा के लिए मुझे अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ था। सिंगर सिंगर चलाने वाले इन लोगों को क्या ये पता है कि इस वक्त भी इनके इस ऐशो आराम के लिए कोई कहां कहां बैठा हुआ है? तो ठीक है, हम इब्रारुल हक को दोबारा बुला लेते हैं। पिछली बार उन्होंने मिली नगमा सुनाया था, इस बार हम इनसे इनका हिट सॉन्ग असाते जाना मालूम माल सुनते हैं। कंपेयर के कहने पर हाल में तालियों की आवाज गूंज उठी थी। तालियों और सीटियों का इतना शोर था कि मुझे रेडियो का वॉल्यूम कदरे कम करना पड़ा। मुझे वो तालियां याद आई जो इन लोगों ने करीम बख्श की आमद पर बजाई थी। गुलगार अब अपना गाना शुरू कर चुका था। मैं तस्वुर की आंख से हाल में बैठे हुए लड़के और लड़कियों को नाचते हुए देख सकता था। बर्गर क्लास के बरमूदा शार्ट्स और जीन्स में मलबूस लड़के और लड़कियां हाथ उठाकर सब मिलकर इब्रारुल हक को अब हदायत दे रहा था। हाथ उठाकर सब मिलकर इब्रारुल हक अब इन्हें हदायत दे रहा था। मैंने खून आलूदा दस्ताने में छुपा हुआ हाथ उठाकर देखा। 48 घंटों में पहली बार मुझे इस हाथ के जख्मी होने पर अफसोस हुआ था और ये तस्वुर करके तकलीफ कि इसे अलहदा कर दिया जाएगा। असा ते तेरी गल करनी है डैडी नाल। असा ते तेरी गल करनी, गुलगार लहक लहक कर गा रहा था। वहां बैठे हुए जिंदगी में पहली बार मैंने सोचा था, क्या जरूरी था मैं फौज में आता और इस कौम के लिए इन पहाड़ों पर अपने जिस्म के हिस्सों को बारी बारी खुद से जुदा होते देखता, जाया करता, जो ये भी नहीं जानती कि शहीद या गाजी का एहतराम क्या होता है। मेरी उम्र के बहुत से लड़के अभी तालीम हासिल कर रहे होंगे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, बैरून मुल्क में। 24 साल की उम्र में अगले कुछ दिनों के बाद अपना हाथ कटवा कर तरक्की की रेस से मैं बाहर हो जाऊंगा। किसके लिए? इन लोगों के लिए जो गाजियों की बजाय गुलकारों को अहमियत देते हैं, जो हमसे ये तक नहीं सुनने के लिए हमें चंद मिनट नहीं दे सकते कि हमने मौत को कहां से किस तरह जाकर देखा, सिर्फ इसलिए कि मुल्क के अंदर बैठे हुए इन लोगों के ऐशो आराम पर कोई हर्फ ना आए। 20 साल बाद जब मैं भी ऐसे किसी स्टेज पर ये बताने जाऊंगा कि मेरे सीने पर हाथ कटवा कर सजाया जाने वाला तमगा मेरे लिए क्या मायने रखता है, तो शायद मैं भी करीम बख्श की तरह बात करते हुए लड़खड़ाऊंगा और शायद मेरे इंटरव्यू के बाद भी हाजरीन अगले किसी मेहमान की बजाय किसी सिंगर को बुलाने की फरमाइश करेंगे ताकि इस बोरियत का सदेबाब हो सके जो इन्हें पिछले चंद मिनटों के दौरान बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं क्यों पाकिस्तान की इन आने वाली नस्लों के लिए अपना हाल कुर्बान करूं, जिनके लिए हर चीज गाने से शुरू होकर नाचने पर खत्म हो जाती है, जिनके लिए हर अहम तख्वार छुट्टी का एक और दिन और एक और म्यूजिकल इवनिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और वो इंसान पागल है जो रात की इस तरीकी में अंधों की तरह छड़ियों से खाइयां टटोलते हुए हड्डियों में उतर जाने वाली इस सर्दी में कई घंटों का सफर करके यहाँ पहुंचेंगे। मैं बार बार सोच रहा था, वो इंसान पागल है जो रात की इस तरीकी में अंधों की तरह छड़ियों से खाइयां टटोलते हड्डियों में उतर जाने वाली इस सर्दी में कई घंटों का सफर तय करके यहाँ पहुंचेंगे भी या नहीं। और इस हेलीकॉप्टर के पायलट
بھی پاگل ہیں جو اپنے پروفیشنل سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کے ساتھ عقل کو بھی بار میں جھونکتے ہوئے ان لوگوں کو ان پہاڑ میں اتارنے کے لیے چل پڑیں گے۔ شہادت کی صورت میں انہیں ایک اور ستارہ جرت مل جائے گا زندہ رہنے پر ایسے کسی شو میں شرکت کا دعوت نامہ بھی، اور بس زندہ قومیں اپنے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کو بلاتی نہیں ہیں، مگر ان کے پاس ان قربانیوں کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اب یہاں سے بھاگ جاؤں، پہلی بار میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں ان لوگوں کے لیے وائرلیس پر میرے لیے کوئی پیغام آ رہا ہے۔ میں نے وائرلیس آن کیا۔ مورال کیسا ہے کیپٹن ولید؟ دوسری طرف سے میرے CEO نے کہا۔ اسکائی ہائی سر، آسمان سے اونچا۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں 14 دفعہ میں نے یہ کہا تھا، مگر اس بار میں کچھ نہیں بول سکا تھا۔ مورال کیسا ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر دہرایا۔ مورال، میں بڑبڑایا۔ کس کو بلائیں گے، اگلے مہمان کو یا سنگر کو؟ نو انٹرویو نو گیسٹ، سنگر۔ مورال کیسا ہے کیپٹن ولید؟ مورال، میں پھر بڑبڑایا۔ پتہ نہیں سر، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے آج کے ناول میں ہمیں اس بات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے قومی ہیرو کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان سے اپنی محبت دکھانی چاہیے، جتلانی چاہیے، تاکہ جو دور دراز کہاں بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے حفاظت کر رہے ہیں ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو، اور وہ اپنے وطن کے لیے قربانی دیتے ہوئے اس بات کو سوچ کر خفا نہ ہو کہ ہماری قوم ہم کو اس طرح رسپیکٹ یا عزت یا چند لمحے نہیں دیتی جو ان کا حق ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں پھر نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔